अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट फिजिक्स की हमारे पास एक्सरसाइज का पोर्शन है सी, डेट इज लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब करना आपने द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या होता है। नंबर 2 पे हाउ डज डिफरेंट फ्रॉम प्रीसाइजिंग मेजरमेंट, कि जो प्रीसाइजिंग मेजरमेंट है उससे किस तरह से डिफरेंट है। नंबर 3 पे एस्टिमेट द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, तो हम लोगों ने जो ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का, डिस्टेंस का, किन किन का, अर्थ का और उनके मून का, उनका जो मैग्नीट्यूड है उनका डिफरेंस हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट हेयर व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे यहाँ पर कहा गया है हमारे पास कि अर्थ और मून की, मैं ये एग्जांपल लूंगा, इसी के जरिए समझाऊंगा। तो लेट्स सपोज करता हूँ मेरे पास, इसको और सिंपल लेके आता हूँ। तो मेरे पास क्या है जी, ये एक बॉक्स है, ठीक है, और एक बॉक्स मेरे पास ये है, और एक बॉक्स ये है मेरे पास, और एक बॉक्स मेरे पास ये है, एक बॉक्स मेरे पास, बॉक्स जो है ये दिस वन है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, छोटे छोटे बॉक्स हैं। मैं थोड़ा सा इसे ओवर स्मोक करता हूँ ताकि और लाइटली जो है हम बना सकें, कुछ इतना सा बॉक्स, सही है। अब देखो इन सब बॉक्स को देखो, और मैं कहता हूं कि इनमें जो दरमियान में डिफरेंस है, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कितने हैं, समझ बात की। मतलब देखो इनको कंपेयर करना है, तो मैं कहूंगा कि ये जो है ना, ये वाला दिस वन, ये इससे अप्रोक्सीमेशन जो है वो 10 पावर 2 में फाइंड, यानी कुछ मैं ऑर्डर कहूंगा कि इससे इतना बड़ा है। मतलब ये जो है ना, ये वाला इससे 2 गुना ज्यादा बड़ा है, और ये वाला इससे 2 गुना ज्यादा बड़ा है, और ये वाला इससे 4 गुना, यहाँ 4 गुना कह लेंगे बड़ा है, और ये वाला इससे 2 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये भी 2 गुना बराबर है, बड़ा है ना। तो मैंने को कंपेयर किया कि ये दूसरे से कितना बड़ा है। जैसे मैंने कहा कि ये जो है, अगर इस तरह के 2 मिले तो ये बनेगा, और अगर इस तरह के 2 मिलते हैं तो ये बनता है, अगर इस तरह के जो 4 मिलते हैं तो ये बनता है, अगर इस तरह के 2 मिलते हैं तो ये बनता है, और इसी तरह से अगर 2 मिलते हैं तो ये बनता है। तो ये इनके दरमियान हो गया, एक ऑर्डर बन गया कि इतने मिलने से ना। तो ये हमारे पास किसी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक आपका एग्जैक्ट नहीं है, ये एक हमारे पास एस्टिमेट होता है किसी भी चीज को आप कंपेयर करने का, मुआवजा का। जैसे आप कहते हो कि जी कोई मोबाइल फोन लेते हो तो तकरीबन उसके बराबर ही आईफोन, जैसे हमारे पास जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं, मैं कंपनी का नाम लूंगा, थोड़ा सा फर्क होता है, मेरा अप्रोक्सीमेशन उतना ही है साइज, है ना। तो इस तरह से जो आप एस्टिमेशन लगाते हो ऑर्डर का कि कोई चीज है तकरीबन कितनी होगी। जैसे हम लोग की चीज बता रहे हो कि मतलब जो रास्ता है वो कितना, हम कहते हैं जितना कि हम लोग उधर नहीं थे गए पार्क में, या हम लोग इधर से अगर आए तो उतना ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो है वहां पर डिस्टेंस का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो इन शॉर्ट बात करूं मैं सिंपल जनरल फॉर्म में, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है किसी चीज के बारे में आपका जनरल एस्टिमेशन कि ये साइज है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम जो है उसका अप्रोक्सीमेशन इतना का बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं ताकि हमारी इसकी क्लैरिटी और ज्यादा पड़ जाए। लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज रफ एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ द नंबर एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। तो हम जो नंबर एस्टिमेशन लगाते हैं, रफ एस्टिमेशन हमारा एक्यूरेट नहीं होता, वो एस्टिमेशन होता है अप्रोक्सीमेशन उसके बराबर है। साइज एंड नंबर एक्सप्रेस्ड पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में हम लिखते हैं। It is used to compare the relative sizes of the quantities without needing extra values। हमें एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ उससे क्या चाहिए, रिलेटिव कंपेयर करके। लाइक मैंने जैसे बात की यहाँ पर, ये बॉक्सेस ले तो बॉक्सेस कंपेयर किया कि इतने टाइम उससे ग्रेटर है, या वो 4 टाइम ग्रेटर है, 2 टाइम्स ग्रेटर है, तो हमने कंपेयर किया बाय यूजिंग उसके रिलेटिव साइज के हिसाब से, है ना। अनलाइक प्रिसाइजिंग, जैसे प्रिसाइजिंग होता है कि आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है, वैसे नहीं चाहिए होता है। विच एम्स फॉर हाई एक्यूरेसी, जहां पर हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है। जैसे हमारे पास हाई एक्यूरेसी जो है जरूरी होती है, बट यहाँ पर हमारे पास हाई एक्यूरेसी जरूरी नहीं होती, आपके लिए अप्रोक्सीमेशन होना जरूरी है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन फोकस ऑन जनरल सेंसिस स्केल्स आर। तो हम जब स्केल करते हैं ऑर्डर को, तो हम किस तरह से करते हैं वो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन जिनको समझ आ गई कि हमारे पास पहले जो सवाल पूछा था वो पूछा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज अ रफ एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ नंबर एक्सप्रेस एज पावर 10। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव साइज ऑफ द क्वांटिटी विदाउट नीड एक्स्ट्रा वैल्यूज, है ना। तो हम पता लग गया कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास रफ एस्टिमेशन होता है, और हम इसको क्या करते हैं, पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं। और नंबर 3 पॉइंट्स के बारे में है कि हम लोग इसके जरिए क्या करते हैं, 2 चीजों का मुआवजा करते हैं, उसके साइज का, उसकी क्वांटिटीज का, वो टाइम हो, उसका साइज हो, ठीक है, और उसकी लेंथ हो, कोई भी चीज सकती है, उसका वेट सकता है, तो उसका हम कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है।
अब नंबर 2 क्वेश्चन पूछता है हाउ डिफर फ्रॉम प्रिसाइजिंग मेजरमेंट। तो जो प्रिसाइजिंग मेजरमेंट होती है उसके बाद लिखा हुआ है प्रिसाइजिंग मेजरमेंट वो होती है जिसमें हमारे पास हाई एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेशन मतलब प्रॉपर होना जो है वो जरूरी होता है, बट एस्टिमेटिंग में ये चीजों पर नहीं देखा जाता, इस पर जनरली बात की जाती है कि अप्रोक्सीमेट इतना बनता है, ठीक है। लेकिन प्रिसाइजिंग का मतलब होता है आपका हाई प्रिसाइज होना जरूरी है, एग्जैक्ट वैल्यू आना जरूरी होती है, इसलिए जो है प्रिसाइजिंग और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आता है, ठीक है। आप इसके एग्जांपल लेते हैं फिर आपको जैसे क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं कहा गया था, मैं निकालना था अर्थ और हमारे पास किसके मून के दरमियान, तो एस्टिमेटिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड मून वी कैन डिस्टेंस टू नियरेस्ट पावर ऑफ 10 लेंगे। तो जैसे हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है जी 38400 किलोमीटर। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो मेरे पास जो बनेगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो मेरे बनेगी, हम अगर लिखूँ 3.84, इसे लिखूँ अगर 3.84 लिखूँ तो 10 की पावर 7 क्या आएगा 1 2 3 4 5, 10 की पावर जी 5। तो जो मेरे पास वैल्यू बन रही है वो बन रही है कितनी जी 10 की पावर 5 के ऑर्डर में, ठीक है। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट नंबर तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा जी 10 की पावर 5 किलोमीटर। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 10 की पावर 5 किलोमीटर। अगर मेरे पास इतना बना था जो मैं सैटिस्फैक्शन लिखा तो मेरे पास कुछ यूं वैल्यू बन गई। तो ये मेरे पास आ गया पोर्शन नंबर 3 का जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप आपको समझ आ गई। मैं फिर क्लियर करवा दूं, ऑर्डर का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास रफ एस्टिमेशन होता है, प्रिसाइजिंग होती है वो हाई एक्यूरेसी वाली वैल्यू होती है उसी चीज की, इसलिए ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। नंबर 3 उसमें पूछी थी हमें अप्रोक्सीमेशन आप किसका लगा दिखाएंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो वो हमें वैल्यू पहले दी गई है, उस वैल्यू को यूज करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ नोटेशन कवर किया और हमारी जो पावर बनी वो हमारे पास क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, वो हमने उसे बता दिया कि वो क्या होगा हमारे पास जी 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर विद एग्जांपल व्हाट is it important to recognize and account for these errors in the experiments। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर एग्जांपल के साथ, और नंबर 2 बताना है कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है इन एरर्स के लिए एक्सपेरिमेंट के अंदर वो क्या है, अगर इनको मतलब यूज करना हो उसका क्या रोल है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर हमारे पास होता है जो कि हमारे पास कंसिस्टेंट लेकर आ रहा हो और हमें हर दफा जो है वैल्यू दे रहा हो सेम, लाइक मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर, जैसे देखो हमने एक मीटर रूल लिया, ठीक है, और मीटर रूल की जो प्रिंटिंग हुई थी ना वो गलत हुई थी, इस वजह से वो एरर आ रहा था, ठीक है। तो एक एरर होता है क्या लाइक हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आई तो आप कुछ यहाँ से इंटरेक्शन से देख रहे थे, यहाँ से देख रहे थे, आपके पास एरर आ था, लाइक अगर हमारे पास रीडिंग ये वाली थी तो हमारी इस रीडिंग थी तो ये बहुत करीब था, तो आप इसको काउंट कर इसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह जब वैल्यूज आती है वहां पर हमारे पास जो एरर आता है वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर आता है, ठीक है। तो इसको हल कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको हल करने का तरीका है फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट आपको लग रहा है तो मसला आ रहा है, लाइक मैंने स्केल की बात की तो आप एक और स्केल लेकर उसकी रीडिंग के साथ से मैच करके रीडिंग सेम है, अगर नहीं है तो स्केल को चेंज करें, ठीक है। अगर सेम है मतलब आपकी खुद एक्यूरेसी आ रही है, जो एरर आ रहा है वो आ रहा है आपका आपकी मेजरमेंट के अंदर आपको इन एक्सपीरियंस है, तो आप जो मेथड चेकआउट करेंगे, जो मेथड से करें वो मेथड एक्यूरेट है कि नहीं है, जब आप कर लेते हैं तो आपका जो सिस्टमैटिक एरर खत्म हो जाता है। आइए अब इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। वो कहता है जी these consistent errors that occur in same direction each times as the measurements is made, मतलब वही मैंने बात की कि आप हर दफा को कोई सारी बात है या तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब होगा तो हर दफा वही बात देगा आपको जवाब देगा, है ना, ठीक है। आप मतलब कर रहे हैं अगर आपको मेथड सही आता है तो अगर आपकी वो इंस्ट्रूमेंट मसला है तो आपको हर दफा वही आंसर देगा वो, या आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है आप गलत तरीके से कर रहे हो तो हर दफा वही आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि तरीका आप सेम लगा रहे हो, है ना। इसलिए जरूरी है कि अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया जाए और अपना जो मेथड उसको डेवलप किया जाए, ठीक है। They can be caused by faulty equipment, मसला सकता है, inaccurate calibration आपका जो तरीका है वो गलत सकता है, बाशिंग प्रोसेस वही चीज बात की कि आप जो प्रोसेस करें वो आपका जो है मुनासिब नहीं है, आप प्रॉपर्ली नहीं करें, लाइक दिस आप 45 से देख रहे हैं तो रीडिंग हमेशा 90 डिग्री से ही लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्केल इज कंसिडर्ड 10 ग्राम्स दैट वुड बी सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं हम देख रहे हो कि हमारा स्केल है वो हमें 10 ग्राम का यहाँ पे दे रहा है, ऑफ दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं देखो ना यहाँ पे ये चीज़ बात में जैसे देखो एक रीडिंग का, तो रीडिंग का इसका मतलब ये है कि आपका कुछ पे रीडिंग में मसला है, आप कहीं पे जो थोड़ा सा इशू आ रहा है वो आपसे कहीं नोट करने में आ रहा है, तो वो एरर जो होगा हमारे पास कहलाता है सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी रैंडम एरर क्या होता है। अब रैंडम एरर क्या होता है,
रैंडम एरर होता है जो आपको एक एक्सपेरिमेंट करें और आपको जो वैल्यू थी वो डिफरेंट दे, यानी सेम एक्सपेरिमेंट जैसे हमने यहाँ पर ली हमें सेम वैल्यू मिल रही थी, बट जब हमारे पास सेम एक्सपेरिमेंट को सेम वैल्यू करने के लिए आंसर हमें डिफरेंट मिले, वो हमारे पास जो एरर होता है वो हमारे पास होता है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर कहता कैसे है, ये आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कहीं पे एरर आता है, लाइक कभी आपका टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर सेंसिटिविटी, वोल्टेज की वजह से, प्रेशर की वजह से, करंट की वजह से ना, ये कुछ एयर प्रेशर जाता है हवा की वजह से, नमी की वजह से, ये सारा कुछ आ जाता है एरर। तो ऐसे जब एरर आते हैं वो हमारे पास रैंडम एरर कहलाते हैं। तो कहते हैं दीज आर अनप्रेडिक्टेबल एरर दैट कैन बी वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो हमारे पास वैल्यू डिफरेंट है, लाइक आपके पास एक वेट था, आपने वेट किया पहले कुछ उसका, फिर आया, फिर आपने सेम वेट किया, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर निकला सेम और रिजल्ट निकला, आपको वेरिएट मतलब रिजल्ट ही चेंज करके दे रहा है, तो वो कौन सा होगा, रैंडम एरर होगा। दे कैन बी ऑफन कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस और बाय लिमिटेशंस ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो सकता है कि आपका जो कंडीशन है वहाँ पे कुछ नहीं, लाइक उसने कहा कि आपको इसको एयर से बचा रखना है, वैक्यूम के अंदर रखना है, या आपने नमी से बचाना है, या आप कुछ डस्ट से बचाना है। तो ये मोस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिक्स के अंदर, आप या केमिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये इशू आता है कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, कुछ एयर सेंसिटिव होते हैं, तो उनको वैक्यूम के अंदर रखा जाता है। तो वहाँ पर जो इशू आते हैं इसी वजह से आते हैं कि जो एयर एडमिट हो जाती है, तो वहाँ पर वो रैंडम एरर का जो है प्रोसेस पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी स्लाइड वेरिएशन टेम्परेचर, एयर करंट एंड दैट कैन बी रैंडम एरर इन द लेंथ ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट में है वो मसला कर सकता है क्या चीज़, टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर बनने से लेंथ बढ़ भी सकती है उसकी, ठीक है, अगर हमारे पास मटेरियल ऐसा हो। हर मटेरियल इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन जनरली हमारे पास इतनी जल्दी नहीं सकता, लेकिन जो ज़्यादा सेंसिटिव हो टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा भी लेंथ उनकी बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एयर करंट की बात की, एयर करंट हो सकता है यानी हवा की वजह से, ये हमारे पास मसले बनते हैं किसके, रैंडम एरर के। तो इन शॉर्ट बात करूं कि सिस्टमैटिक क्यों होता है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में मसला हो, और नंबर 2 पे हमारे पास ह्यूमन जो रीडेबिलिटी है उसकी गलती हो, हमारा क्या होता है सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, लेकिन हमें वो रिजल्ट सेम दे हर दफा, वो क्या होता है सिस्टमैटिक। और जब हमारे पास इंस्ट्रूमेटिक एरर आए या उसमें आने वाली जो कंडीशंस हैं वहां पर एरर आ रहा हो, लेकिन हमें वैल्यू डिफरेंट मिले, हर उस पॉइंट पर सेम पॉइंट पर वैल्यू डिफरेंट दे, वो हमारे पास क्या होगा जी, रैंडम एरर होगा। थर्ड पॉइंट वन इज इंपॉर्टेंस, इस चीज की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इनको यूज करते हुए हम जो अपने एरर्स होते हैं उनको कम से कम कर सकते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हाई एक्यूरेसी के साथ हम उनको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज and account for the both systematic and random errors in experiments to ensure the accuracy and reliability of the results। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग जो इसको यूज करें और हाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी लेके आए रिजल्ट की। सिस्टमैटिक कैन बी मिनिमाइज थ्रू द केयरफुली कैलिब्रेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ द इक्विपमेंट। तो वही बात मैंने की कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक जो है वो हाई एक्यूरेसी से यूज करें और इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज सीखें, ताकि हमारे पास जो मिस रीडिंग और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट में कंपेरिजन करने से जो मसला आया था वो हल हो जाए। While random error can be reduced by making multiple measurements and using statics evaluation। तो आप कर सकते हैं जो हमारे पास रैंडम एरर है, अगर आप उस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पा रहे तो आपको कह रहे हैं वहाँ पर 4 से 5 रीडिंग लें और उनका जो है आप एवरेज ले लें, तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन जो रिजल्ट निकल आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया था हमें कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो मैंने बताया सिस्टमैटिक वो आता है जब हमारे पास जो है सेम चीज की हमें सेम वैल्यू दे वहां पर, लेकिन एरर आ रहा हो। एरर क्या है, वैल्यू के अंदर अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। तो वो क्यों आ रहा था, यहाँ तो आपके इंस्ट्रूमेंट में जो लिखी हुई है जो वैल्यूज है वो गलत है, या आप जो तरीके से फाइंड कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो उसको हल करने का तरीका क्या है, या दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको कंपेयर करें कि इंस्ट्रूमेंट में ये वो सेम वैल्यू है, अगर नहीं है तो मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट गलत है, खराब है, ठीक है। और नंबर 2 पर आप मेथड अपना चेंज करें, मेथड को बेहतर करें, फिर आपका जो सिस्टमैटिक एरर नहीं आएगा। नंबर 2 पे था रैंडम एरर। तो रैंडम एरर बताया कि ये वो एरर होता है जो अनप्रेडिक्टेबली देता है, बगैर किसी वजह के समझ में आती है किस तरह से आ रहा है। लाइक अपने एक वेट था, सेब था, उसको वेट किया तो आपको एक दफा और रिजल्ट मिला, फिर दोबारा आपने किया तो आपको रिजल्ट और मिला, कुछ पॉइंट्स के अंदर फर्क पड़ा, फिर तीसरे फिर मिला, वो आपको फिर पॉइंट में कुछ फर्क पड़ गया। तो इस तरह जो एरर आते हैं वो हमारे पास रैंडम एरर होते हैं। ये क्यों आते हैं, कहीं तो हवा के प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से, वोल्टेज का कम होने की वजह से सिस्टम एरर कर देता है, ये डिवाइस होती है आपकी। तो इन एरर को खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप करें, आप डिवाइस को तो चेंज करेंगे फिर वो होगा, लेकिन अगर डिवाइस आप चेंज नहीं कर सकते उस टाइम के लिए, उसका जो बेहतर तरीका ये होता है कि आप जितनी वैल्यूज आई हैं उनको सम करें, उतने को डिवाइड करें, यानी उसका मीन निकाल लें, मतलब एवरेज जो हमारे पास होता है, एवरेज निकालने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास अप्रोक्सीमेशन वो ही आएगा, ठीक है।
और ये इस मॉडल्स क्या है कि इससे क्या होता है, अगर आप इसको हल करते हैं यानी सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर को आप जो है चेकआउट करते हैं तो आपकी जो रिजल्ट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का वो आपके पास हाई एक्यूरेसी के साथ आता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ यू वुड एक्यूरेटली मेजर द वॉल्यूम ऑफ स्टोन of regular irregular shape using the displacement method, what steps would you follow। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी कोई भी चीज़ हमारे पास वॉल्यूम उसका फाइंड करना हो हम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सर्कल है तो सर्कल का हम सर्कल का फॉर्मूला लगा करेंगे, ट्राइंगल का वॉल्यूम या ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल कर लेंगे, क्यूबिक है क्यूबिक का फॉर्मूला। बट हमारे पास अगर इरेगुलर शेप आ रही है तो वहाँ पर जो हमारे पास जो मेथड यूज होता है वो होता है हमारे पास जी डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो मैं इंजीनियरिंग बता दूँ इसमें होता क्या है कि आपने एक सिलेंडर लेना होता है जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पानी लेना होता है, उसको भर लेना है पानी के साथ और उसकी रीडिंग जो है V1 को उसको नोट कर लेना है आपने। नंबर 2 पे करना क्या है, उस जो इरेगुलर शेप का पास है उसको उसके अंदर इंसर्ट करना है, इस तरह करना है कि ये इसकी दीवार से नट कराए और उसके अंदर फुल्ली डिप हो जाए। ठीक है। नंबर 3 पे जब हमारे पास क्या होगा जी फिल हो जाएगा इसके अंदर गिरा देंगे हम लोग तो हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ जाएगी, वो हम नोट करेंगे विच इज V2। ठीक है, उसको हमने नोट कर लेना है जो हमारे पास V2 निकलेगी। अब करना क्या कि जो V2 है उसको V1 से माइनस कर देना होता है आपने और आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है आपका रिजल्ट जी जो आपके उस वॉल्यूम को होता है इरेगुलर शेप का। तो ये तरीका होता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसके जो पॉइंट्स हम कॉमन पढ़ते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि आपने करना क्या है, फिल गारंटीड सिलेंडर विद अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी से भरना उसकी जो वैल्यूज को नोट कर लें। केयरफुली लोअर द स्टोन इनटू द वाटर इंश्योरिंग इट फुली सबमर्ज विदाउट टचिंग दिस साइड सिलेंडर। तो ये जरूरी है कि ये नहीं करना, आपने चेकआउट करना है कि वो इसकी जो साइड उसके साथ टच ना हो यानी फंसा ना हो, प्रॉपर्ली इसके अंदर नीचे बैठा हो। एंड नोट द न्यू रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल, अपनी जो न्यू रीडिंग उसको नोट आउट कर ले। ठीक है, और उसके बाद करना क्या आपने कि सब्सट्रैक्ट इनिशियल वैल्यू फ्रॉम द फाइनल वैल्यू, V2 को V माइनस कर लें और जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा किस चीज का, आपका वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप का। फॉर रेगुलर शेप यू कैन आल्सो यूज डिमेंशंस यूज करते हैं, लाइक कैलकुलेशन के लिए हम लोग वॉल्यूम का करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं, क्यूबिक के फॉर्मूला लगा कर सकते हैं जब हमारे पास होंगी रेगुलर शेप। बट हमारे पास अगर इरेगुलर शेप आ रही है तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड ही यूज होता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है आपकी बुक पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर था, ऊपर आपने करवाया हुआ है, आपको चक्कर भी करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया गया हमारे पास जो वाटर की वैल्यू वो कितनी 30 है और जब समझ किया हमने वेट को उसके अंदर वो हमारे पास 55 बन गई। तो क्वेश्चन क्या है जी, आप 55 को 30 में से यहाँ से माइनस कर दें, हमारे पास 25 आ गया। तो ये जो वैल्यू निकली हमारे पास ये किसकी निकली जी, उस स्टोन की जो उसके अंदर हमने फेंका था। तो इस तरह से जो आप डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करके हुए वो निकाल सकते हैं। वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वन क्वेश्चन था जिस लाइक दिस, आपके पास इरेगुलर शेप थी, आपने पहले पानी की वैल्यू नोट की, फिर आपने इसके अंदर समर्ज किया, समर्ज करने के बाद क्या किया जी आपने उसकी जो वैल्यू थी V2 माइनस V1 किया और यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकल आई। तो सेम एज इट इज जो था यहाँ पर पूछा गया था। तो आई होप आपको इसको कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। Next question, question number 4. Differentiate between precision and the accuracy using the draft board and analog भी बताना है, draft board बना के हम दिखाना हमने। And if you are taking multiplication readings of the pendulum period of the oscillation, how would these terms apply? तो किस तरह से आप accuracy और precision को ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन में बेटा जानना है वो है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन accuracy एंड प्रिसाइजिंग। तो मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर और आपको इसका क्लियर कंसेप्ट जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखो मेरे पास एक वैल्यू है 7.2, ठीक है, क्या है 7.2। अब इसको गौर से देखना, मैंने इसकी ना कुछ और रीडिंग लिखता हूँ जो मैंने रीडिंग ली किसी भी चीज़ की। तो मेरे पास ना एक रीडिंग मिली 7.2 जो मुझे एग्जैक्ट चाहिए थी वैल्यू, ये मेरी रियल वैल्यू। बट जब मैं एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास जो वैल्यू बनी वो बनी थी 7.13, 7.14, 7.15 एंड 7.16। मेरे पास ये ना 4 वैल्यूज निकली जो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया मेरे पास इनमें से। सही है। अब देखो ये चारों वैल्यू जो होंगी ना इसकी नंबर की ये प्रीसाइज वैल्यू है, इसके करीब करीब है। जुड़े वैल्यू क्या होंगी इसकी प्रीसाइज है, तकरीबन करीब है, थोड़ा सा फर्क है। तो जो ऐसी वैल्यूज जो एग्जैक्ट वैल्यू के अप्रोक्सीमेट हों वो मेरे पास प्रीसाइज वैल्यूज कहलाती हैं, प्रीसाइज होती हैं, उसके प्रिसीजन होती हैं, ठीक है, करीब होती हैं। और एक्यूरेट वैल्यू वो होती है जो उसके करीब है। लाइक अगर देखा जाए दिस वन वैल्यू है तो देखो ये राउंड ऑफ जब होगा तो 6 ये हो जाएगा, 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेरे पास ये ज्यादा एक्यूरेट है इसके करीब, ठीक है, यही बनती वैल्यू। और अगर मैं इसको खत्म कर दूं ये वैल्यू आई ही नहीं तो मेरे पास ये वैल्यू एक्यूरेट है इन दोनों से इसके करीब,
ठीक होगा, समझ बात की। अगर मैं इसको भी खत्म कर दूं, ये भी नहीं निकली थी, मेरे पास ये 2 आई थी, तो इन दोनों में से मेरे पास ज्यादा एक्यूरेट ये है इसके करीब, इसमें से, समझ बात की। तो वो वैल्यू जो हमारे पास रिजल्ट निकले उनमें से जो सबसे करीब आ रही हो उसके अप्रोक्सीमेशन के, वो मेरे पास करती उसकी एक्यूरेट वैल्यू थी। हाँ, उसमें थोड़ा सा हो सकता है चेंजिंग, बट एक्सट्रीम जो है हमारी अप्रोक्सीमेशन वही वैल्यू निकले, तो मेरे पास क्या होगी, उसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। और प्रिसीजन क्या होता है हमारे पास, उसके आने वाले तमाम जो रीडिंग्स है जो उसके करीब करीब हो वो प्रिसीजन होगी, और जो वैल्यू एग्जैक्टली उसके करीब करीब आ रही है वो मेरे पास उसमें से उनमें से एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो आई होप आपको अब इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर आउट हो चुका होगा। अब हम इसकी एक दफा इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो है इसके हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो कहते हैं प्रिसाइजिंग रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है उसके लिए कंसिस्टेंटली होना चाहिए, यानी कि वो मुश्तमिल हो थोड़े थोड़े फर्क के साथ। व्हाइल एक्यूरेसी रेफर्स टू द हाउ क्लोज मेजरमेंट आर टू बी ट्रू, हमने देखना है कि जो वैल्यूज आई उनमें से जो मेजरमेंट है वो कौन सी ट्रू है, क्लोज है, कितने क्लोज उसके। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, जिससे ज्यादा कम क्लोज होगी वो ज्यादा कम एक्यूरेट होगी, जो उससे कम होगी वो उससे कम एक्यूरेट होगी। तो इन शॉर्ट फॉर्म में कि प्रिसाइजिंग हमारे पास होती है कि वो जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी उसके करीब करीब है, और उनमें से जो सबसे करीब है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, तो वो ट्रू वैल्यू मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर जो है एक बनाई गई एग्जांपल कि हमारे पास, इसको यहाँ समझते हैं ताकि आपको उसकी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे देखो ये हमारे पास फिगर है कि आपका जो पॉइंट है ना दिस वन है, मैं आपको ब्लैक से करता हूँ ताकि आप रेड से करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस वन, आपका जो टारगेट ना वो ये वाला है, सही है, दिस वन टारगेट आपका। अब देखो आपकी वैल्यूज ये हैं, सही है, दिस वन। अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है ना, तो देखो इनमें डिफरेंस भी है, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। नंबर 2 एक्यूरेट कहाँ चाहिए थी, इधर चाहिए थी, ये इधर भी नहीं आ रही, मतलब इसके अप्रोक्सीमेट भी नहीं आ रही है निशान जो है, तो मतलब ना तो ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है। अब ये देखो ये करीब करीब वैल्यू है, तो ये प्रिसाइज तो है, क्या इसकी वैल्यू सेम है, बट ये सेंटर में नहीं आ रही जहां पे मैं चाहिए थी, उसके अप्रोक्सीमेट उससे नहीं ये इन कर रही, मतलब उसके करीब करीब नहीं आ रही, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है बट ये प्रिसाइज जरूर है। समझ बात की। नंबर 3 में हमारे पास एक और एग्जांपल देखो। अब देखो ये वाली क्या है, अब ये देखो टारगेट हमारा ये था, वैल्यू उसके करीब करीब तो है ये 2, ये एक्यूरेट तो मान सकते हैं तकरीबन उसके करीब करीब है, बट ये प्रिसाइज नहीं है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। और नंबर 4 पर देखो ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट वहां पर भी है, तो इसलिए जो है हमारे पास जो निशान है वो प्रिसाइज भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। इन जनरल शॉर्ट बात करूं तो आपने याद रखना है कि हमारे प्रिसाइजिंग होती है वो वैल्यूज होती है जो करीब करीब हो एक दूसरे के, जब आप उसकी मल्टीपल रीडिंग्स देते हैं, और एक्यूरेसी होती है कि उनमें से जो सबसे बेहतर है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। लाइक यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास सबसे करीब कौन सी है, ये वाली है, दिस वन, ये ज्यादा करीब है ना, तो ज्यादा एक्यूरेट है, ये उससे कम एक्यूरेट है, ये वाली उससे कम एक्यूरेट है, और दिस वन उससे ज्यादा एक्यूरेट है, सॉरी अनएक्यूरेट है ना, इस तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट जो पोर्शन है इसमें वो ये था कि जब आप मल्टीपल रीडिंग्स जो है पेंडुलम की, तो उस तरह किस कैसे करते हैं, तो कहते हैं व्हेन वी टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द पेंडुलम periodic oscillations, precising if reading are very close to each other the measurement are precise। तो आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तब की वेरी क्लोज टू आ रही हैं तो प्रिसाइजिंग होगा। और if the average of the reading is close to the known and acceptable value the period then the measurement is accurate। अगर आप उसका एवरेज ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यू थी उसको फाइंड कर रहे हैं, तो अब जब एवरेज ले लेंगे जो आपके पास रिजल्ट निकलेगा तो वो जो वैल्यू आएगी आपके पास एक्यूरेट वैल्यू होगी। इन शॉर्ट बात करूं कि हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको एग्जांपल कि आप इसी को चेक आउट कर लें तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन बन रहा है। अगर आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं निकली, आप क्या करें, सबका आप एवरेज लें, उस पर जितना वैल्यू एवरेज लेने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो अप्रोक्सीमेशन उसी की वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि आप एक्यूरेसी चेक करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसका एवरेज ले सकते हैं वैल्यूज का, और प्रिसाइजिंग के लिए क्या करेंगे, आप चेक आउट करेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो कितनी कितनी करीब है। अगर वो तकरीबन अप्रोक्सीमेशन कोई 0.1 का 0.2 का फर्क है, मतलब तकरीबन करीब करीब है, तो वो हमारे पास उसको हम जो है कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग, आप उसको जो चेक आउट कर सकते हैं उससे कर सकते हैं बाय यूजिंग आप एवरेज मेथड से। मेरी मेथड क्या होता है, अब जो वैल्यूज हैं उनको आप जो जितनी वैल्यूज उनको सम करें, जितनी वैल्यूज उस पर डिवाइड करें, जो आपको पास रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास एक्यूरेट आंसर निकलेगा जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 5, justify the use of ruler, micrometer and vernier caliper in the lab, also discuss the importance of understanding the least count
एंड द लिमिटेशंस ऑफ द ईच इंस्ट्रूमेंट। तो हमें देखना है कि इनकी जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, किन किन की, मीटर रूल की, माइक्रोमीटर की एंड वर्नियर कैलिपर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीटर रूल का हमारे पास क्या होता है, जो रूलर हम जिसे कहते हैं। तो कह रहे हैं ये रूलर इज suitable for measuring length with modern precision. It is easy to use and has a relatively large range of measurements. तो जो रूलर होता है, स्केल जो है स्केल कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है और ये मोस्टली हमारे पास तब यूज होता है जब हमारे पास ये लेंथ हो, जो रेंज हो वो ज़्यादा लंबी हो। लाइक हमारे पास जो है वो तकरीबन सेंटीमीटर्स में आ रही हो, मीटर्स में आ रही हो, किलोमीटर्स के अंदर हम टेप से यूज़ करते हैं, बट रूलर की बात तो हमारे पास सेंटीमीटर से मीटर्स में लेके, तो हमारे पास क्या यूज़ होता है, मीटर रूल जो है वो यूज़ होता है, जिसे हम मीटर रूल भी कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है कि माइक्रोमीटर जो है वो क्या होता है। माइक्रोमीटर हम कहते हैं जो स्क्रू गेज हमारे पास उसको कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल लेंथ विद हाई प्रिसीजन। हमारे पास प्रिसीजन के साथ यूज होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे बहुत छोटी हो, लाइक हमारे पास 0.001 मिलीमीटर जो है, इतनी हमें मेजर करनी हो तो हम लोग माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इट हैज वन स्केल दैट अलाउज द फाइनर रीडिंग देन रूलर। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वर्नियर स्केल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखा भी देता हूँ नीचे। उसके अंदर आप जो है लाइक आप थिन जैसे बाल की भी जो है आप डायमीटर जो है उसका जो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ माइक्रोमीटर। नंबर 3 हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर, ये भी इसी तरह का, बट ये थोड़ा सा इससे ज्यादा बारीकी करता है और ये थोड़ा कम बारीकी में जो है लेंथ को मेजर करता है। कहते हैं वर्नियर कैलिपर आर आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ विद इंटरमीडिएट प्रिसिजन। दे आर मोर वर्सटाइल देन रूलर एंड कैन बी मेजर्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन। तो जो हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर, ये हमारे पास जो लेंथ दरमियानी से लेंथ जो कि हमारे पास तकरीबन बनती है जी 0.1 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर तक जो है मेजर करता है, और उससे आगे मीटर रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे छोटी मेजर जो करती है मीटर माइक्रोमीटर, उससे जो बड़ी लेंथ होती है वो मेजर करने में होता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, और अगर हमारे पास सेंटीमीटर से बड़ी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर रूल। और नंबर 3 पे जो चीज पूछी गई थी इसके अंदर वो ये थी, सेकंड पे, व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमारे पास होती है, लीस्ट काउंट हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है उस चीज की। लाइक हमारे पास अगर स्केल की बात है तो 0.1 मिलीमीटर हमारे पास एक स्केल की लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो वर्नियर कैलिपर की होती है और हमारे पास स्क्रू गेज की होती है। तो इन शॉर्ट बताऊं, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन बी रीड डायरेक्टली ऑन द स्केल। हम जो सब स्क्रू गेज स्केल है लाइक दिस वन, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे एक छोटी सी दी होती है वो हमारे पर 1 मिलीमीटर होती है ना, 1 मिलीमीटर। तो एक स्केल की हमारे पास जो रूलर जिसे कहते हैं उसके ऊपर क्या होती है, हमारे पास 1 मिलीमीटर सबसे बड़ी छोटी रकम होती है। तो हमारे पास होती है लीस्ट काउंट होती है स्केल की 0.1 जो है हमारे पास वो होती है वर्नियर कैलिपर की, और 0.01 जो होती है मिलीमीटर वो हमारे पास होती है माइक्रोमीटर की। तो हम इन शॉर्ट पता चल गया हमें कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट होती है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, और इससे हमें पता चलता है कि जो उस स्केल के जरिए, उस जो रूलर है उसके जरिए, जो हमारे पास मेजर डिवाइस है उसके जरिए हम लोग कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। लाइक हम स्केल के जरिए 1 मिलीमीटर की जो चीज़ उसको मेजर कर सकते हैं, एक वर्नियर कैलिपर के जरिए 0.1 मिलीमीटर को भी मेजर कर सकते हैं, और एक हमारे पास जो माइक्रोमीटर उसके जरिए हम लोग 0.01 मिलीमीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। समझ बात की। तो अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस बिकॉज इट डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ प्रिसाइजिंग दैट कैन बी अचीव्ड विद दिस इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग इससे ये देख सकते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम कितनी जो है कितनी प्रिसाइजिंग है, कितने अच्छे करीब जो है करीब हम लोग उसकी मेजरमेंट जो ले सकते हैं। लाइक मैंने बताई कि आप स्केल के जरिए क्या करते हैं 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक, और हमारे पास जो है जी माइक्रोमीटर जो है जिसे हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं उसके जरिए 0.01 मिलीमीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट जिसमें हमें देखना था कि व्हाट इज द रोल ऑफ रूलर, माइक्रोमीटर एंड द वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब अ प्रोसीजर फॉर एक्यूरेसी मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द मीटर रूल। मीटर रूल के जरिए देखना किस तरह से हम एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। इंक्लूडिंग स्टेप दैट वुड बी टेक फ्रॉम द मेजरमेंट यू प्लेस द ऑब्जेक्ट alongside the ruler when you read off the reading. Additionally, discuss the common sources of errors when you using a meter rule and suggested strategies to minimize the errors and using ensure a more precise result. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमारे पास जो है मीटर रूल क्या होता है, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो किस तरह से लेते हैं, उसके स्टेप करने हैं स्टेप बाय स्टेप, और वहाँ पर जो एरर आते हैं वो कौन से हैं, उनको किस तरह से हम लोग जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
अब आपने करना होगा तो कोई भी स्केल है उसको अपने चेकआउट करना होता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं, लाइक कहीं टूटा हो, कहीं पे मिस प्रिंटिंग हुई हो, उसको चेकआउट करना होता है। नंबर 2 पे जब आप देख रहे हैं तो अपने जो आपकी डिवाइस है, लाइक आप कोई भी चीज़ मेल कर रहे हैं, अगर वो यहाँ स्टार्ट हो तो आपने प्रिसाइजली उसी के साथ उसको कनेक्ट करना है, लाइक यहाँ तक, और उसको उसी से माइल करना है, आपने थोड़ा आगे पीछे नहीं रखना, प्रॉपरली से अलाइन करना है, ठीक है, इसके साथ जो आपकी रीडिंग दी जाए उसके साथ। नंबर 3 पे ये है कि जब आप रीडिंग ले रहे हो तो रीडिंग लेते वक्त आपने उसको जो रीडिंग लेनी वो आपने लाइक यहाँ पर रीडिंग आई थी तो आपने इधर से फाइंड करनी है, इस ऐसे देखना है, ना कि इधर से नहीं देखना, इधर से नहीं देखना, इधर से नहीं देखना, इधर से, मतलब आपने प्रॉपरली 90 उसी के मतलब पैरेलल देखना है वहीं पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ऊपर से देख रहे हैं आप लोग, तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू वहीं पे देखनी जो आपकी वैल्यू है, इससे आपका एरर नहीं आएगा। नंबर 4 पर अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें एरर आ रहा है तो आप देखेंगे आप जो मेथड से इस्तेमाल करें, मेथड ठीक है आपका, लाइक मेथड रीडिंग ऑफ मेथड यहाँ पे गलत था तो अपने मेथड को जो है वो चेकआउट करना है। नंबर 4 की मिस्टेक होती है वो ये आती है कि आप जैसे हमारे स्केल में क्या होता है, सब जो छोटी वैल्यूज होती है वो कहती ये वाली वैल्यू जो होती है वो मिलीमीटर की होती है और ये वाली सेंटीमीटर की होती है, तो अपने देखना है कि यहाँ पर जो सपोज ये वाली जो मिलीमीटर है वहाँ पर आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू वही लें जो आ रही है, मतलब जैसे लेते हुए कहते हैं करीब करीब होती है तो हम लोग एक को इग्नोर कर देते हैं, तो इस चीज़ का आपने ऐसा नहीं करना, यहाँ से आपकी एक्यूरेसी वो कम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। अब एरर कैसे होते हैं आपके पास, यहाँ पर मीटर रूल्स में मोस्टली एरर आता है आपका सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि आप जो रीडिंग ले रहे थे वहाँ पे स्केल में जो मिसप्रिंट था, कहीं टूटा हुआ था, वहाँ इस वजह से एरर आ गया। नंबर 2 पे आप जो मेथड यूज करें लाइक दिस मेजरमेंट का मेथड है वो एक गलत है आपका, तो इसको दूर करने का तरीका होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट लें दूसरा कोई और, उसके साथ उसे कंपेयर करें, कंपेयर करना देखें कि कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कि टूटा नहीं हुआ, सेम प्रिंटिंग है, सेम फासले पर है, डिस्टेंस पे जो वैल्यूज दी गई तो ठीक है। अगर मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, मतलब आपका मेथड ऑफ जो रीडिंग है वो गलत है, तो अपना मेथड ऑफ रीडिंग ठीक करें, ठीक है। इस तरह से नंबर 3 पे जैसे यहाँ पर आएगी बहुत करीब वैल्यू आ गई तो आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन सी वैल्यू लिखनी मैंने, अब देखो ये तो काफी बड़ी लग रही है यहाँ पर, अगर इसको मैं जूम अप करूँ स्केल के बनाव में तो ये देखो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगी, तो इस तरह के लिए कहता है मैग्नीफाई ग्लास लें, उसके जरिए जूम अप करें और जूम करने के बाद उसको जो है अच्छे से नोट डाउन करें, इस तरह से जो है आप एरर्स को दूर कर सकते हैं। अब इसको जो है हम लोग पढ़ लेते हैं एक दफा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है पहला पॉइंट यहाँ पर, प्लेस द ऑब्जेक्ट अलोंग विद द साइड रूलर, कि आप ऑब्जेक्ट की जो साइड्स है उसके रूलर के साथ लिखें, अलाइन करें, इंश्योरिंग वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट अलाइन विद द जीरो मार्क ऑफ द रूलर, मतलब प्रॉपर्ली अलाइन और जीरो मार्क के साथ। रीड द स्केल ऑन द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड से उसको मेजर कर लें जितनी बनती है उसकी लेंथ। इफ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाइन एक्यूरेटली विद द डिवीजन ऑफ द रूलर, एस्टिमेट द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स। अगर हमारे पास वो नहीं हो रहा तो उसको अप्रोक्सीमेशन कर लेना, कि हमारे पास कोई होता है ना कि वो अप्रोक्सीमेशन नहीं बन रहा, वो थोड़ा हार्ड था लाइक दिस, तो आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसके करीब तकरीबन कर सकते हैं, लाइक टूटा हुआ आपका स्केल हो, ठीक है, तो उसको एरर निकाल लेते हैं कि ये इतना टूटा हुआ यानी इतना कम ही है, उतना उसमें एडिशन, लाइक हमारे पास अगर वो जो कम था ना वो 2 मिलीमीटर कम था ना, टूटा हुआ था, तो जब आपका रिजल्ट आया कि वो है जी 7.6 आया, ठीक है, तो अपने +2 कर देना है, इसके अंदर 0.2 प्लस कर देना है, तो आएगा 7.8 आपका आंसर, ये आपका एक्यूरेट आंसर बनेगा, यानी जीरो एरर को भी आपने ऐड कर देना है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जी, आपने जो रिकॉर्ड करना है अपने यूनिट को अपने देखना है कि यूनिट कौन से यूज करें, उनको जरूर देखना है अपने सेंटीमीटर में, जैसे यहाँ पे गलती आने लगी थी 2 करने लगे थे, ये आना था 9, तो ये सेंटीमीटर में था, ये 2 वाला था, 0.2 मतलब अब ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो ये मिस्टेक आ सकती है, तो ये आपने ये चेकआउट करनी है। होता है कॉमन एरर जो आते हैं उनको यूज करते हैं, लाइक आपके पास जो है पैरेलक्स एरर है, पैरेलक्स एरर क्या होता है, जो मैंने ये बताया कि आप रीडिंग गलत तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको जो देखने की जो डायरेक्शन है वो गलत है, तो आप हाई एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर्ली से ऑथराइज तरीके से देखें, ठीक है, इससे क्या होगा आपके जो एरर्स है वो कम से कम आएंगे। अब कुछ मेथड दिए गए हैं जिनके से हम कर सकते हैं कि यूजिंग मैग्नीफाइड ग्लास आप रीडिंग एक्यूरेसी के लिए, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी होते हैं तो वहाँ पर आपको नजर नहीं आती, मोस्टली लाइटिंग ना हो या इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पर अंधेरा वगैरह हो, या मोस्टली हमारे पास पता नहीं चलता, बहुत बड़ी कीमत होती है ज़्यादा रीडिंग्स, तो अब वहाँ पर मैग्नीफाइड ग्लास को यूज करें। अवॉइडिंग पैरेलल एरर्स, जो एरर बताया मैंने कि आप जो है परपेंडिकुलर ना देखें, उससे मतलब इधर से देखें, मतलब दूसरे एंगल से ना देखें, तो ये एरर नहीं आएगा। टेक मल्टीपल रीडिंग्स, नंबर 3 की अगर पास थोड़ी फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप उनका एवरी ले लें, जो आपके पास वैल्यू है ना उनको सम अप करें, उस पर डिवाइड करो जितनी वैल्यू है और आपके पास एवरी निकल आएगा। एंड मेजरिंग थिकनेस विद माइक्रोमीटर, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बारीकी आ रही है तो आप उस इंस्ट्रूमेंट का ही यूज ना करें, मतलब अगर आपके पास ज्यादा बारीकी में रिजल्ट लाइक हमारे पास जैसे मैं बात की हमारे पास जो मीटर होगा वो 1 मिलीमीटर तक भी कर सकता है, तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके लिए हमारे पास दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वर्निंग कैलिपर और स्क्रू गेज,
उसका यूज़ करें, उसके जरिए ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, प्रीसाइजिंग आएगी। तो इसलिए हमारे पास इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। कौन कौन चीज़ें होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट करें, आप अपनी रीडिंग प्रॉपर्ली देखें, कोई जीरो एरर है तो जीरो एरर को खत्म करें। नंबर 4 पर अपनी जो रीडिंग्स है उसको यूनिट नोट करें कि यूनिट जो है सम अप कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। नंबर 4 पर जो आपकी जो एरर आ रहा है आपको देखने में उसको चेकआउट करें। अगर आप रीडिंग बहुत बारीक है, आप चाहते हैं इसी के साथ करनी, तो मैग्निफिकेशन का यूज़ करें, ग्लास करके उसको एक्यूरेट देखें। अगर फिर भी आपके पास मसला आ रहा है तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट जो है उसको चेंज आउट करें, आप मेथड को चेंज करें, अपने को जो आपके पास मेजरमेंट डिवाइस है उसको यूज़ करें, कम दूसरा यूज़ करें जो उसको ज़्यादा एक्यूरेट देखता है। हमारे पास ज़्यादा 30 मिलीमीटर में आ रही है तो आप वहाँ पर 1 मीटर पे यूज़ करें या स्क्रू गेज करें, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग इसकी जो एक्यूरेसी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, outline the procedure for the measurement the thickness and the diameter of the small objects using the micro screw gauge। हमने जो थिकनेस फाइंड करने की इस चीज़ की प्रॉपर प्रोसीजर लिखना है, आउटलाइन लिखने की इस चीज़ की, थिकनेस की और डायमीटर की मेजर करने के लिए किसके जरिए, माइक्रो स्क्रू गेज के। यानी कि सिंपल बात करूँ तो हमने माइक्रो स्क्रू गेज को जो है डिस्कस करना है, हाउ टू मेजर द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ एन स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग अ माइक्रो स्क्रू गेज। एंड your explanation should cover the procedure of pointing the object, turning the screw gauge and the accuracy with the scale। तो हमने जो इसके साथ प्रॉपर्ली जो एक्सप्लेनेशन उसमें बताना है कि किस तरह से हम जो है स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको टैकल करना हमने, इंक्लूडिंग द थंबल एंड द स्लेव। थंबल और स्लेव को हमने मतलब कि उसके जो मेन स्केल है और उसके जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द कॉमन मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स हम ज़्यादा करते हैं लोग, हमारे जो आती हैं, जो हम कह सकते हैं वो कौन सी आती हैं वो बताना है हमने, और उनको जो है एंड उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हमने वो बताना है। इन शॉर्ट बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास स्क्रू गेज होता क्या है, किस तरह से मेजर करते हैं, उनकी कौन कौन सी रीडिंग होती है, उनमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं और उनको किस तरह से हल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी अपने पिक्चर की तरफ, ठीक है। तो दिस वन हमारे पास आ गई पिक्चर इसकी स्क्रू गेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं स्क्रू गेज हमारे पास होता क्या है। तो देखें ये हमारे पास आ गया स्क्रू गेज, ठीक है। दिस वन पिक्चर शो इन फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर को चलते हैं पहले अपने बुक की तरफ और बुक से हम देखते हैं। तो ये देखें दिस वन यहाँ पे लिखी हुई हमारे पास प्रॉपर्ली। तो देखें ये हमारे पास जो पोर्शन है ये हमारे पास नेवल होता है, ये हमारे पास स्पेंडल होता है, ये हमारे पास रोड कह सकते हैं, जिसके दरमियान हमने जो है नेवल और स्पेंडल को टाइट करके हमने ये करना होता है, अपना जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हमने मेजरमेंट कर रहे हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट की थिकनेस या डायमीटर उसको रखना होता है। ये हमारे पास लॉक होता है जिसके हम लॉक करते हैं ताकि जो है ये दोबारा फिल्स लेना, ठीक है, रीडिंग के दौरान। और ये हमारे पास होता है थंबल, ठीक है, दिस वन जो कि हमारा रोटेटेबल होता है जिसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल कहते हैं, और दिस इज लेवल, दिस इज हमारे पास मेन स्केल आता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसकी नॉब होती है जिसके जरिए हम इसको रोटेट करते हैं। तो आइए चलते हैं ज़रा डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास खुल के सामने, तो मैं जैसे बताया कि हमारे पास जो है ये जो मूव कर रहा है ये हमारे पास क्या है, जिसका वर्नियर स्केल है जिसको थंबल कहते हैं, और जो हमारे पास मेन स्केल नीचे है उसको हम स्लेव कहते हैं, और हम जो इसको मूव करवा पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इनमें एरर कौन कौन सा आता है बताता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब चेक करना, जब फुली बंद करके अब देखना होता है कि आपका जो इसका मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो है वो बराबर है या नहीं है, ठीक है, ये चेकआउट करना होता है। अगर यहाँ पर एरर होगा, यहाँ पे देखें एरर जीरो शो हो रहा है, तो यहाँ मैं कोई एरर ऐड करता हूँ लाइक दिस, कि मैं यहाँ पे करता हूँ 3 और मैं फिर चेक करता हूँ, देखें तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया, दोनों लाइनें आपस में अलाइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया जी, एरर। अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ से। तो देखें यहाँ पर अगर मैं ख़त्म करूँ यहाँ से इसको सारी को, तो यहाँ से भी ख़त्म करते हैं ताकि जो इसका क्लियर आंसर है हमारे पास। तो यहाँ पर 0 कर देते हैं हम लोग 0। तो देखें अब हमारे पास लाइन है, तो इसका मतलब 0 एरर उसमें नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होता है कि आपके पास 0 एरर तो नहीं है। नंबर 2 पे जब आप रीडिंग ले रहे हो लाइक दिस, अगर यहाँ पे मैं ऐड करूँ यहाँ पर रीडिंग कोई भी, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, मैंने इसको उठा के इसके अंदर रखा और मैंने इसको निकल के ये टाइटली बंद कर दिया। इतना ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना कि टूट ना जाए, अपने करके उसके बाद हम लॉक कर देना है। जब ये लॉक हो जाएगा उसके बाद आप इसकी रीड आउट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो है हमने डिमोन्स्ट्रेशन लिया हुआ है, हम लोग इसकी डिमोन्स्ट्रेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपको कुछ अब क्लियर हो गया कि हमारे पास स्क्रू के क्या होता है, नेवल होती है, स्पिंडल होता है और मेन स्केल होता है। जिसमें हमारे पास ये हमारे पास नेवल आ गया, ये हमारे स्पिंडल आ गया, ये हमारे पास मेन स्केल आ गया और ये हमारे वर्नियर स्केल आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या था, आपने चेकआउट करना 0 एरर तो नहीं है,
तो जैसे लिखा 0 के साथ 0 नहीं था तो 0 एरर नहीं था। अगर 0 एरर होगा तो उसकी 0 करेक्शन करते हैं बाय यूजिंग अ फार्मूला, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बात क्या किया आपने, नंबर 2 पे मैंने कहा कि हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखा हमारा टाइटल बंद हो गया, यहाँ से हमने लॉक कर दिया। अब हम करना क्या होता है, हमने मेन स्केल की रीडिंग नोट करना होता है और यहाँ से वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना होता है, और उसका जो फार्मूला है बाय यूजिंग दिस हमने जो उसका जो है रिजल्ट निकाल लेना होता है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है पूरी इमेज में इसी को क्रॉप किया गया है जो हमारे पास था। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 1 2 3 4, हमारे पास मेन स्केल की वैल्यू गई 4 आई। और अगर देखें हमारे पास कौन सी लाइन मिल रही है, यहाँ पे ये 10 थी तो इसका मतलब ये क्या है 9, यहाँ पे क्या मिल रही है 9। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल जो वैल्यू होती है हमारे पास वो बराबर होती है जी मेन स्केल रीडिंग इनटू हमारे पास होती है प्लस करना होता है हमने वर्नियर स्केल रीडिंग को और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी इक्वल टू हमारे पास 4 आई थी प्लस इनटू हमारे पास 9 था मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट हमारे पास होती है 0.01 मिलीमीटर होती है, ठीक है, लीस्ट काउंट इसकी। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, उसका हमारे पास लगेगी एवरेज वैल्यू ऑफ अ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इस तरह से जो हम जो है इसका यूज करते हुए जो है वो है हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज उसकी रीडिंग को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ते हैं और उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं ओपन अ जार ऑफ द माइक्रोमीटर बाय रोटेटिंग थंबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है थंबल को रोटेट करना है, लाइक जैसे मैंने रोटेट किया और उसको खोला था मैंने। जेंटली प्लेस ऑब्जेक्ट हमने बिटवीन द जार, हमने उसको जो है बड़े प्यार के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको रख लेना है और हमने थंबल को जो है यूज करते हुए हमने उसको क्लोज कर देना है। क्लोज द जार बाय रोटेटिंग थंबल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज स्मर्ज एंड नॉट टू बी टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं करना उसे, ठीक है, तो टूट ना जाए वो। रीड मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग, हमने मेन स्केल की रीडिंग को नोट करना है और वर्नियर स्केल की नोट करना है, टोटल रीडिंग करने के लिए। और कॉमन मिस्टेक्स कैन बी लीडिंग टू मेजर एरर्स विद माइक्रोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आपने देख लेना कि कोई एरर ना हो, लाइक 0 एरर आ रहा हो, ठीक है। तो इससे जो है आप लोग जो है बच सकते हैं अपने एरर से। अब हमारे पास जब एरर को बचने के लिए जो मिस्टेक्स वो ये है कि प्रैक्टिस करें यूज करने के लिए। मोस्टली क्या होता है जल्दी टाइटली जो बाउंड नहीं हो पाता, टाइट नहीं होता तो वो हिल जाता है, जिस वजह से जो है वो जो रीडिंग ले रहे होते हैं वहाँ पे जो है आपकी इनएक्यूरेसी आती है। नंबर 2 पे अवॉइड करना है अपने एक्सपेंसिव प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना ताकि वो डिफॉर्म ना हो ऑब्जेक्ट या डैमेज हो जाए ऑब्जेक्ट। और हमारे पास जैसे रीडिंग हम ले रहे थे हमारे पास जो वर्नियर स्केल होता है ना बेटा वो ना काफ़ी उसकी रीडिंग पे ब्रेक होती है, लाइक ग्रीस अगर देखा जाए मैं इसी को देखूँ तो इसी साइज तकरीबन होगा, अगर स्क्रीन में दिखाया जाऊँ तो कुछ इतना सा होगा, अगर स्क्रीन से देखें मोबाइल की तो मोबाइल स्क्रीन से इतना सा होगा ये। तो इनकी रीडिंग सिर्फ एक्यूरेट नजर नहीं आ रही, लाइक जिस मैंने मैग्नीफाई भी किया है तो फिर जाकर नजर आ रही है ना, लेकिन इतनी मैग्नीफाई आप जो है वो बहुत गौर से देखेंगे फिर पता चलेगा। तो अपने करना क्या, मोस्ट रीडिंग्स को ब्रेक में मिलीमीटर्स में है तो आपने इसको मैग्नीफाई ग्लास जो है वो लेके यूज करके भी आप रीडिंग को एक्यूरेट ले सकते हैं। एंड नंबर 4 पे करना है कि लेट्स सपोज आपके पास 3 से 4 रीडिंग है सेम ऑब्जेक्ट की, तो आपने इसका करना है एवरी ले लेना है और उसकी जो मीन वैल्यू वो फाइंड कर लेनी है। एवरी लेके आपने इसका जो एवरेज होगा उसको फाइंड कर लेना है, जिससे क्या होगा आपका जो रिजल्ट है वो ठीक हो गया होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट बताऊं कि हमारे पास वर्नियर जो स्केल है वो क्या होता है, सॉरी स्क्रू गेज वो हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर हम जो है मेजर करते हैं वही जो थिन हो हमारे पास, ठीक है ना, वो थोड़ी जो उसको मेजर करने के लिए जिसे हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। और इसको कैसे यूज करते हैं मैंने बताया। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है कि इसको जीरो करेक्शन नहीं है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखना है और उसकी जो मेजरमेंट है उसको चेकआउट कर लेना है। उसकी जो रीडिंग का फार्मूला है वो मैंने बता दिया है कि एक्चुअल रीडिंग जो होती है हमारे पास मेन स्केल इनटू वर्नियर स्केल जो हमारे पास वैल्यू उसको मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, इनको सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा जी उसका एक्चुअल वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। फिर भी किसी में डाउट रह गया हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ पूछेगा, ठीक है। और तो आज हमने देखे जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। इसके जो PDF नोट्स हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको जो बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके जाएं। तो आगे जाकर जी अल्लाह हाफिज़।